नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। महाराष्ट्र की 288 सीट, झारखंड की दूसरे दौर की 38 सीट और यूपी उपचुनाव की 9 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर आज थम गया। 20 नवंबर को मतदान से पहले तक गठबंधनों के बीच नए नए मुद्दे और नारे गढ़ने का मुकाबला जारी है। अंतिम दौर में आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने चुनावी तिजोरी खोली और उसमें से एक बिल्कुल ताजा और सनसनाता हुआ मुद्दा निकाला। राहुल ने मीडिया के सामने अपनी चुनावी तिजोरी से एक पोस्टर निकाला जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और कारोबारी अडानी की फोटो के नीचे कैप्शन लिखा था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यानी मोदी के नारे को कांग्रेस ने पूरा 360 डिग्री में घुमा दिया है। सेफ यानी सुरक्षा को राहुल ने तिजोरी वाला सेफ बताकर कहीं ना कहीं मजाक का विषय बनाने की कोशिश की। दरअसल समुदाय विशेष के बीच वोटों के ध्रुवीकरण के लिए तैयार नारे को राहुल ने करप्शन से जोड़कर मोदी पर इतना जोरदार हमला किया कि बीजेपी बौखला गई। आनंद फानंद में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और नया नारा लॉन्च किया, राहुल गांधी फेक है। अब कौन सेफ है और कौन फेक है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन अंतिम दौर में जिस तरह से महाराष्ट्र में धारावी का मुद्दा और झारखंड में घुसपैठ और आदिवासियों का मुद्दा छाने लगा है, उसने कहीं बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे। उससे पहले देख लेते हैं बयानों में क्या कुछ कहा गया। एक है तो सेफ है, एक है तो महाराष्ट्र का जो चुनाव है विचारधारा का चुनाव है और 1-2 अरबपति और गरीबों के बीच में चुनाव है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ चले जाए। एस्टिमेट है 1 लाख करोड़ का एस्टिमेट है। 1 अरबपति को 1 लाख करोड़ रुपए देने की बात है। ये बैकग्राउंड मैं आपको दे रहा हूं। आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मोदी जी ने कहा एक है तो सेफ है। अरे मोदी जी का एक है सेफ है का मतलब है एकता है तो हम सब सुरक्षित हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। लेकिन तुम जब बोलते हो एक है तो सेफ है तो तुम्हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगाड़ी के साथी भी नहीं होते, तुम एक ही होते हो और एक होते हो तो ही सेफ होते हो। इस बात को समझ लेना चाहिए कि इस बार महायुति 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 हर जगह। और मैं ये भी कह सकता हूं कि महायुति है तो महाराष्ट्र को गतिशील सरकार के माध्यम से आगे बढ़ाने का माध्यम है। अगर महायुति है तो प्रगति है, अगर महायुति है तो उन्नति है, अगर महायुति है तो महाराष्ट्र की खुशहाली और विकास है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि विषय सरकारों के आने जाने का नहीं है। विषय सिर्फ मंदाताई जी को विधायक बनाने का नहीं है। विषय है महाराष्ट्र के भविष्य को आगे बढ़ाने का है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं आपके सामने बड़े विश्वास के साथ, गौरव के साथ ये कह सकता हूं कि महायुति और एनडीए ने मोदी जी के नेतृत्व में एक नई संस्कृति, एक नई राजनीति की परिभाषा, एक नए काम करने का तरीका, इसको प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने देखा है। आज आप शिंदे जी को सुन रहे थे। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उद्धव और अगाड़ी को चैलेंज करके कहा, 2 साल तुम अपने बताओ, 2 साल हम अपने बताएंगे। ये हमने नई संस्कृति देखी। वही पुराना टेप रिकॉर्डर है, 2-3 नाम होते हैं, उन्हीं को वो रिपीट करते रहते हैं। और मैं तो आज कहूंगा कि ये बहुत ही निचले स्तर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। एक तथाकथित राष्ट्रीय पार्टी के तथाकथित उम्दा नेता द्वारा इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें भी एक तिजोरी पकड़कर लाना
और उसके इर्द गिर्द नाटक करना यह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देती है। राहुल गांधी जी ने आज एक यहाँ पर बड़ी तिजोरी लाई थी। हमें लगा महाराष्ट्र को कुछ देने के लिए लाए हैं, लेकिन उन्होंने तो उस तिजोरी में से निकाला क्या, अदानी का फोटो निकाला। वो पहले कहते थे खट खटाखट दो, यहाँ से आलू डालो वहां से सोना निकलेगा। बराबर है। अभी हमें लगा कुछ तो देने को आए हैं, अभी बड़ा आश्वासन देंगे महाराष्ट्र को ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ तो तिजोरी लेके आए हो। अभी ये महाराष्ट्र के तिजोरी पे एक प्रकार का डाका डालने के लिए आए हो। अभी डाकू लोग और इधर थे ही, और एक नए उसमें भर्ती हो गए, लेकिन राहुल जी से हमें ये उम्मीद नहीं थी। ये इनके नाद में नहीं लगेंगे ऐसा लगा था, लेकिन इन्होंने कुछ गलत जानकारी दे दी और धारावी के खिलाफ में उन्होंने अपना स्टैंड करा। तो महाराष्ट्र के रण संग्राम में तिजोरी आ गई है। सेफ का मतलब सेफ होता है या तिजोरी होती है। राहुल गांधी ने नया जो जुमला लॉन्च कर दिया, चुनाव के बिल्कुल अंतिम दौर में। अब बीजेपी परेशान घूम रही है, काट कैसे करें। पूरे दिन आज बीजेपी के कई नेता एक साथ उतरे। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये समझाने की कोशिश की गई, देखिए सेफ का मतलब तिजोरी नहीं है। तिजोरी से भले अडानी निकलते हों, लेकिन सेफ का मतलब है सुरक्षित। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हैं, उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सुकीर्ति जैन साहब हमारे साथ, नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। पंडित अवधेश शुक्ला, शिवसेना उद्धव गुट के नेता, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित साहब, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी, ये तिजोरी जो है सेफ कैसे हो गई? ये पूरा चुनाव 360 डिग्री पे घुमा दिया राहुल गांधी जी ने, और अंतिम दौर में बचाव करने का टाइम भी नहीं बचा है। देखिए, वो वही तिजोरी है जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी सेफ होने की बात करते हैं। कहते हैं कि हम अडानी जी, शिंदे जी, अमित शाह जी एक होंगे तो तिजोरी सेफ होगी अडानी जी की। जिस तिजोरी में महाराष्ट्र के सभी प्लांट जाकर समा जा रहे हैं, जिस तिजोरी में धारावी की जमीन के पैसे जाकर रखे जा रहे हैं, जिस तिजोरी से 50 खोखे निकाले जाते हैं, जिस तिजोरी से वहां के विधायकों को चुराकर सरकार चुराई जाती है, राहुल गांधी ने उसी तिजोरी की सेफ की बात की है। महाराष्ट्र की तिजोरी की सेफ की बात ये प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं करते हैं, अमित शाह नहीं करते हैं। वो अपने एक होने की बात करते हैं और एक होकर अडानी जी की तिजोरी को सेफ करने की बात करते हैं। और वो तिजोरी को सेफ करते हैं एयरपोर्ट बेचकर, पोर्ट बेचकर, धारावी की जमीन बेचकर। महाराष्ट्र से जितने भी प्लांट रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट रहे हैं, वह अडानी जी को सौंप कर, और महाराष्ट्र की जनता इन सबका जवाब देगी आगामी 20 तारीख को। क्योंकि ये शिंदे की सरकार, 50 खोते की सरकार, जिस तरह से महाराष्ट्र से 5 से 6 लाख युवाओं के रोजगार को छीना और गुजरात और अन्य राज्यों में ले गई, 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश और प्रोजेक्ट को गुजरात और अन्य राज्यों में छीन कर ले गई, और महाराष्ट्र के साथ ये गुजरात लारी, चाहे नेता हो चाहे उद्योगपति मिलकर जिस तरह से अत्याचार किए हैं वहां की अर्थव्यवस्था के साथ, वहां के किसानों के साथ, वहां के युवाओं के साथ, उसका बदला वहां की जनता जरूर लेगी। वहां की जनता कह रही है ये महायुति सरकार नहीं है, ये महाझूठी सरकार है, ये महायुति सरकार नहीं लेकिन है। उपाध्याय जी, बीजेपी वालों ने भी आज बहुत जोरदार हमला किया है और जगह जगह कहा कि राहुल गांधी जी फेक हैं। वो भी तो अंबानी के साथ उनकी सरकारें जो है उठती बैठती थी, बहुत सारे फोटो जारी किए हैं। इंदिरा गांधी जी भोजन के बैठी हुई हैं मीटिंग में धीरू भाई अंबानी के साथ, बहुत सारे उन्होंने जो करोड़पति अरबपति लोगों के साथ फोटो जारी किया है। सोनिया गांधी जी अंबानी के विमान में जा रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि क्या किसी
बिजनेसमैन के साथ जो है उठना बैठना ये गलत है क्या? आखिरकार वो पूरे देश को चलाते हैं, रोजगार देते हैं, तो उसमें इतना गलत तरीके से क्यों पेश कर रहे हैं आप लोग? अच्छा नवीन जी, क्या इंदिरा गांधी जी ने 16 लाख करोड़ रुपए का लोन किसी उद्योगपति को माफ करके किसानों का हक मारा क्या राहुल गांधी जी किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं है। वो जो उन्होंने लेख लिखा था जिससे आदरणीय सिंधिया जी और दिया कुमारी जी बौखला गई थी, उस लेख में सब कुछ स्पष्ट है। जो मोनोपोली चलाना चाहती है सरकार, कांग्रेस की सरकार एक उद्योगपति को नहीं बढ़ाई। उनके समय में टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी और तमाम बजाज के, बिरला के सभी कंपनियां जो है कंपटीशन पर। लगता आवाज चली गई है। इसका जवाब सुकीर्ति जैन साहब, आपको आवाज आ रही है? आ रही है साहब। ये तो बहुत ज्यादा, मतलब राहुल गांधी जी ने आज बहुत बड़ा हमला कर दिया सुकीर्ति जैन साहब। ये चुनाव के अंतिम दौर में पूरा जो है नैरेटिव नया निकालना और आपको आनंद फानंद में जवाब देना पड़ा। हालांकि आप लोगों ने एक पोस्टर जारी कर दिया, फेक है राहुल गांधी, लेकिन कैसे फेक है थोड़ा बताइए जरा उसको। देखिए क्या है, ये चल रहे हैं चुनाव आता हूँ जवाब जब तक ले लीजिए, सुन लीजिए। समय में चुनाव में संभावनाओं पर भी आरोप लगा दिए जाते हैं। अडानी और अंबानी जो है कोई पाकिस्तानी नहीं है, न दूसरे देश के हैं, और जो वो विकास कार्य कर रहे हैं वो भारत में कर रहे हैं। विदेशों में भी उद्योग लगाए हैं, उसका एक हिस्सा भारत में आता है और भारत के विकास में उस धनराशि का उपयोग होता है। हर समय पर जब जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, तब टाटा और बिरला हुआ करते थे, इंदिरा गांधी जी के समय अंबानी हुआ करते थे, आज अडानी भी और अंबानी भी। आखिर ये व्यापारी हैं, व्यापार के बिना उद्योग कैसे चलेगा? आपको शायद मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। किर्लोस्कर कंपनी की जब स्थापना हुई थी, किर्लोस्कर के द्वारा जिस तरह के वो मैकेनिकल आइटम बनाए जाते थे, उनको खास तौर पर जवाहरलाल नेहरू ने बुलाकर कहा था कि देखो, देश के विकास के लिए इंजीनियरिंग की बहुत आवश्यकता है, इसलिए आप उपयुक्त हैं। इसी तरह टाटा को भी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि देश के विकास के लिए इस्पात की बहुत ज्यादा जरूरत है, इस कार्य को आप कर सकते हैं, ऐसा मेरा भरोसा है। तो इनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसका लाभ भी भारत में मिला। इस तरह अडानी और अंबानी हैं। आज अंबानी एंड कंपनी आज ऑयल एक्सप्लोरेशन में जो काम कर रही है, विश्व स्तर का काम कर रही है। या तो हम किसी दूसरी देश की कंपनी को बुलाकर अपने देश का दोहन करवाते, या अपने ही देश की कंपनी के द्वारा ये काम संपन्न कराया जाता है। तो इसमें जो है सवाल सुन लीजिए, किर्लोस्कर कंपनी से तुलना कर रहे हैं अडानी जी की। 10 साल में पूरी दुनिया की टॉप कंपनी तो नहीं बन पाई, वो अडानी जी कैसे बन गए? नहीं, ये बात ये किर्लोस्कर से इसकी तुलना की बात नहीं कर रही है, उपयोगिता की बात की जा रही है कि जिस व्यक्ति ने, यदि मान लीजिए विदेशों में जाकर भारत के होकर उद्योग स्थापित किए हैं, तो भारत में आप फेवर की बात आरोप लगा सकते हो। दूसरे देशों में जहां पर इन्होंने अपने उद्योग अमेरिका में स्थापित किए हैं, जर्मनी में और फ्रांस में और लंदन में किए हैं, वहां तो आप आरोप इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि सारा काम नियमानुसार कानून के साथ चल रहा है। वो भी यहाँ पर भी चल रहा है, क्योंकि वो भारत में है। इसलिए जो है आप नरेंद्र मोदी के प्रति आपका जो दुराग्रह का भाव है उसको आप उसमें जोड़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप जो है भारत के विकास में जो योगदान कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से सरकार में जो लोग बैठे हैं उनसे तो संपर्क करेंगे। कल आप सरकार में आएंगे, आपसे संपर्क करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप भी यदि विकास चाहेंगे तो आपसे भी संपर्क करेंगे। ठीक है, उनका उद्देश्य देश का विकास में अपना योगदान करना है। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्ला जी, जब आपकी सरकार थी महाराष्ट्र में, तो बहुत सारे उद्योगपति आपके पास भी आते थे, उद्धव जी के पास आते थे, वो भी कोई ना कोई प्लान लेके आते थे। अब टेंडर जारी करते, टेंडर भरते थे, उनको ठेका मिलता था। अब जो है अपना जो है अडानी जी कर रहे हैं। अब आप लोग बार बार उनको मोदी जी के साथ जोड़ के गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। अभी आप तिजोरी लेके आ गए, हालांकि आप लोग थे नहीं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नवीन जी नमस्कार। जी नवीन जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपने सवाल सुन लिया शुक्ला जी? हाँ, सवाल सुन लिया, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपका आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही, बोलिए। मेरा ये कहना है, अडानी जी को मतलब उद्योग देना का गलत नहीं है, लेकिन गलत ढंग से अडानी का उद्योग बढ़ा रहे हैं, तेल कंपनियों का पैसा लगा रहे हैं, वो गलत है।
आज धारावी का जो मुद्दा है, धारावी का मुद्दा तो यही है, इनके पास इतने सालों में कहां से पैसा है, कौन सी सेल कंपनी है। उस सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को बोला था कौन कौन सेल कंपनी है चंदा दिया है बीजेपी को। और इसलिए अडानी का विरोध है। अडानी देश के उद्योगपति हैं, सही ढंग से टेंडर ले काम करें, लेकिन गलत ढंग से टेंडर लेके काम करेंगे और गरीब किसान और गरीबों का जगह हड़पेंगे, ये गलत है। ये जांच का दायरा होना चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी, ये जांच होगा, ये टेंडर कैंसिल होगा। ये कैंसिल तो आप पहले कर दे रहे हैं, जांच तो बाद में होती रहेगी। अब तो अभी से कह दिया आपने, तो अब तो तय है कि सरकार आएगी तो कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नवीन जी, कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गरीब जनता रहती है। गरीब जनता का ना हक कोई भी नहीं मार सकता। और सरकारें किस लिए होती है? गरीब जनता के लिए होती है। तो इतने सालों से आप लोग जो है, धारावी की बस्ती जो है एशिया की सबसे बड़ा स्लम है, 10 लाख लोग वहाँ रहते हैं, 5 किलोमीटर का एरिया फैला हुआ है। आप लोग वहाँ का विकास नहीं करा पाए, वहाँ के लोगों को सही जगह पे बसा नहीं पाए। अब वो कोई कोशिश कर रहा है तो उसको आप करने नहीं दे रहे। अरे कोई कोशिश नहीं हो रहा है, ये तो जगह हड़पा जा रहा है। जगह को इन्होंने गलत ढंग से लेके, वहाँ यूपी की सरकार जो इनको टेंडर दे रही है, मैं इसका विरोध नहीं है कि वहाँ विकास नहीं होना चाहिए। अरे विकास होना चाहिए, वहाँ के लोग वहीं पे रोजगार मिलना चाहिए, वहीं घर मिलना चाहिए। मिल तो रहा है वहां पर जो प्रोजेक्ट में लिखा है, वहां पर जिनकी जो है जो लोग 2002 से पहले रहते हैं, उनको सबको वहां मकान मिलेगा। जो बाद में आए हैं उनको कहीं और मिलेगा। नवीन जी, यही तो गलत है, वहाँ पे सर्वे ही गलत हुआ है। सबसे पहले तो अडानी ने जो सर्वे कराया है, कई गरीबों का हक मारा गया है उस सर्वे में। ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो कि अब 2000 की बात कर रहे हैं, वहाँ 95 के लोग हैं, और 2000 के बाद के लोगों को कहाँ का हटाओगे? इसीलिए तो मैं वो बोल रहा हूँ ना, महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी, एक टेंडर भी कैंसिल होगा, ठीक है, और वहाँ विकास भी होगा, ठीक है, और वहाँ के लोग को वहाँ पे ही घर मिलेगा और दुकानें भी मिलेगी जो रोजगार कर रहे हैं उनके। ठीक है, लगातार वहां से जो कांग्रेस जीत रही धारावी से, तो हो सकता है इस बार भी ये बड़ा मुद्दा काम कर जाए। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित साहब, जिस तरह से कांग्रेस ने अंतिम दौर में, कांग्रेस कहें या महाविकास आघाड़ी कहें, अंतिम दौर में बिल्कुल बाउंसर मारा है और चुनाव को बुरी तरह फंसा दिया है, अब जो है यहां से बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल की डगर दिखाई दे रही। क्या कहेंगे आप महाराष्ट्र चुनाव पर? जी नमस्कार नवीन जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। हमारे जितने भी को पैनलिस्ट उनको हमारा नमस्कार। मैं 2-3 बेसिक सवाल पे मैं सोच रहा था दिन में भी, जब ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी माननीय राहुल गांधी जी की, और मैं ये सवाल आपके पैनलिस्ट के सामने भी रखना चाहता हूँ कि जब 2019 के चुनाव के समय में माननीय राहुल गांधी जी ने ये नारा दिया था कि चौकीदार चोर है, उसका क्या परिणाम हुआ? जब आपने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात की, देश के स्टॉक मार्केट में लोगों के लाखों करोड़ डूब गए, उसका परिणाम क्या हुआ? जब आपने अभी गलत टेंडर की बात की, कितने सारे मुद्दों पे अगर गलत टेंडर, देश में अडानी को लेकर के बार बार सवाल उठता है नवीन जी, गलत टेंडर की बात कर करके या और भी आरोपों को लेकर के कितने मामलों में कोई भी पार्टी कोर्ट गई। जब आप कोर्ट जाते हैं, जैसे देखिए एक बड़ा एग्जांपल है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था, उसमें कोर्ट गए लोग, विपक्षी पार्टियां वहां शामिल हुई। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह का आदेश दिया, वो भी 2024 के चुनाव के ठीक पूर्व संध्या पे, और आदेश दे कर करके एसबीआई को सारे के सारे बॉन्ड्स का डिटेल जारी करने को कहा पब्लिक डोमेन में, और दूध का दूध पानी का पानी हुआ। अगर वास्तव में आपको लगता है कि धारावी में बेईमानी हुई है, आपको लगता है कि डिफरेंट एयरपोर्ट्स या डिफरेंट पोर्ट्स के नीलामी में बेईमानी हुई है, तो आप क्यों नहीं गए? आपको याद होगा नवीन जी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में जीएमआर को देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दिया गया, उसकी देख रेख रख रखाव के लिए। जीएमआर कहाँ की कंपनी थी? उसके समय में टेंडरिंग में क्या किया गया? सारे देश में एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग हड़ताल पे चले गए। क्या प्रॉमिस किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने?
मैं याद है कि दिल्ली में उन्होंने खुद कमिट किया कि जितने लोगों को रोजगार पे लेंगे जीएमआर, उसमें से 60% से अधिक लोग जो है वो भारत के होंगे, किसी का रोजगार नहीं जाएगा। कितने इस तरह के बयानों का पालन हुआ? उसके बाद हड़ताल वापस हुई, लेकिन क्या उनका पालन हुआ? तो अगर जीएमआर बाहर से आकर के, वेस्टर्न कंट्रीज से आकर के हमारे देश के एयरपोर्ट को संभाल सकता है, और अगर कहीं घोटाला नहीं है और अडानी संभालते हैं देश के एयरपोर्ट को, इसमें क्या बुराई हो जाती है? तो इस ढंग का आरोप लगाओ और फिर पीछे हट जाओ, फिर उसको सस्टेन न करो, ये बात देश के लिए या देश के आर्थिक विकास के लिए मैं उचित नहीं मानता हूं। लेकिन इंदुकान जी, यहाँ पर एक सवाल मैं रखना चाहूंगा। जो राहुल गांधी जी बार बार उस मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं, जो अजीत जो है, पवार जी ने इसका जिक्र किया था पहले, जो है कि उस मीटिंग में अडानी खुद बैठे थे, जिसमें ये तय हुआ कि सरकार कैसे चलानी है, बहुत सारे ठेके हासिल करने हैं। इसको राहुल गांधी ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। और विश्वसनीयता की बात भले आप कर रहे हो, लेकिन जन चुनाव के टाइम पे ये हवा जो है बहुत तेज चलती है। जब तक कोर्ट से फैसला आएगा तब तक तो चुनावी नतीजा आ चुका होगा। देखिए नवीन जी, आपको याद होगा जो मोदी जी के खिलाफ इस तरह का हमला व्यक्तिगत तौर पे एक तरह से किया राहुल जी ने, उनकी माताश्री ने 2007 के विधानसभा चुनाव में गुजरात के अंतिम सभा में अपने आरोप लगाया था और कहा था मौत के सौदागर। उसका परिणाम क्या हुआ? उस एक पंक्ति को माननीय मोदी जी ने अपने पक्ष में ऐसा मोड़ा कि पूरे चुनाव का माना जाता है कि रुख बदल गया। तो इस ढंग की बातें जो की गई हैं, इसको जनता का एक बड़ा वर्ग है, जैसा शुक्ला जी और उपाध्याय जी कह रहे हैं, वो उस पर विश्वास करेगा। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये मानेगा कि ये धोखाधड़ी है, और इस ढंग की बात, शब्दों की जादूगरी करके सेफ को सेफ बना करके दिखाना, और इस तरह से एक शीर्ष नेता का सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इस तरह से मजाक उड़ाने की बात करना, और तब जबकि बीजेपी जो ये आरोप लगाती है बार बार कि भाई उसी अडानी के साथ आपके अशोक गहलोत जी की सरकार ने 50,000 करोड़ से अधिक का डील किया, उसी अडानी के साथ आपके यहाँ तेलंगाना में आपकी नई सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का डील किया, तो उसी अडानी को आप अब सेफ बनाकर पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाहर पोस्टर निकालते हो, तो ये जनता को कैसे हजम होगा? अगर वो वहां ईमानदार हैं तो यहाँ बेईमान है, ये आप कैसे फर्क करेंगे जनता के सामने? जी ठीक है, हरनाथ उपाध्याय जी जवाब देंगे इस पे? देखिए नवीन जी, इंदुकांत दीक्षित जी जो कह रहे हैं, आप बताइए राहुल जी या कांग्रेस पार्टी की ये नहीं मान्यता है कि हम किसी उद्योगपति को आगे बढ़ने न दें। भाई सभी उद्योगपति देश में है, सबको बढ़ने का अधिकार है, सबको सरकार एक समान मौका देती है, किसी का पक्ष या निष्पक्ष होकर सबको एक समान मौका देती है। जिस तरह से अडानी के पक्ष में ईडी, सीबीआई आदि का इस्तेमाल करके अन्य उद्योगपतियों को डरवा कर उनके प्रोजेक्ट को छीन लिया गया, आपने चर्चा ही किया। जिस तरह से आडवाणी ने सरकार बनाना बिगाड़ने में रुचि लेते रहे, क्या रुचि लेते रहे भाई? महाराष्ट्र में क्या रुचि थी? 50 खोने की व्यवस्था कौन करता था? बताइए। और दूसरी बात, जो हमारी सरकारों की बात करते हैं तो वहां अडानी को खुले रूप से पारदर्शी ढंग से उनको टेंडर की प्रक्रिया द्वारा उनको वहां पर दिया जाता है प्रोजेक्ट। जबरदस्ती किसी को दबा कर नहीं दिया जाता है प्रोजेक्ट। भाई अडानी या कोई हमारे देश का उद्योगपति है, एक समान ढंग से वो बढ़े और स्वच्छ प्रतियोगिता करके आगे बढ़े, तो लोगों को भी बढ़ने का मौका दे। जैसा कि राहुल जी कहते हैं मोनोपोली नहीं चलेगा, ये एक ही व्यक्ति को, एक ही अरबपति को सब कुछ सौंप दिया जाए, एयरपोर्ट सौंप दिया जाए, पोर्ट सौंप दिया जाए, धारावी का जमीन सौंप दिया जाए, ये कहाँ का न्याय है भाई? ये तो असमानता है। उद्योगपति को दूसरे उद्योगपति को दूरी किया जा रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था को डाउन करने का काम किया जा रहा है। और जब कभी कोई परेशानी आया, जैसे अडानी के शेयर जब गिरने लगे तो पूरे किसान, नौजवान, हमारे देश की जनता का जो है घाटा जाने लगा। और सब कई लोगों के शेयर होते तो ऐसा नहीं ना होता। पूरी अर्थव्यवस्था उनके हाथ में क्यों दे रहे हैं ये जबरदस्ती? वो मेहनत करके उनका बढ़े,
तो अलग बात है। जब वो कर्जे में होते हैं तो उनका लोन माफ कर दिया जाता है 16 लाख करोड़ से अधिक, कई बार और उनको जो है फायदा दिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत बड़ा उपाध्याय जी, बड़ा बहस का विषय है ये, अपनी अपनी तरह से व्याख्या की जा रही है, इस पर और चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के विभिन्न कार्यों से महाकुंभ में आने वाले पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट निस्तारण और पॉलीथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,45,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चलें महाकुंभ। ब्रेक के बाद राजधर्म में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड, और जहां चुनाव प्रचार का शोर आज थम गया है। 20 नवंबर को वोटिंग है, उससे पहले नए नए मुद्दे हवा में उछाले जा रहे हैं। उन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। चलते एक बार फिर मेहमानों के पास सुकीर्ति जैन साहब हैं, नेता बीजेपी के, डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, पंडित अवधेश शुक्ला हैं, शिवसेना उद्धव गुट के नेता, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश शुक्ला जी, जिस तरह से आज एक बड़ा दिलचस्प मामला सामने आया, कोर्ट ने अजीत पवार गुट पर जो है ये आदेश जारी किया है कि अपने पैरों पर खड़े होइए। आप बार बार शरद पवार जी का नाम लेके उनकी फोटो का इस्तेमाल करके अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लोगों को जताने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों गुट अभी साथ हैं। पवार के नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं आप? सोशल मीडिया हैंडल से बहुत सारे ऐसे पोस्ट किए गए थे जिनमें बताया गया था कि पवार जी चाहते हैं, शरद पवार चाहते हैं कि अजीत पवार की पार्टी के जो बहुत सारे प्रत्याशी उनको वोट मिले। कुछ एक क्षेत्र होंगे जहाँ के लोग पुराना जुड़ाव होता है नेताओं का, गांव के लोग बहुत ज़्यादा समझते नहीं है कि अलग अलग हो गए हैं या कौन नेता है, उनका फायदा उठाने के लिए। तो ये किस तरह का चुनाव है आखिरकार? अजीत पवार जी जो है, या हालांकि वो तो खुद मना कर रहे हैं, उनके वकील ने कहा कि हम नहीं कर रहे हैं, तो प्रत्याशी कर रहे होंगे अपने आप। तो आपको लगता है कि शरद पवार जी के नाम पर ही वोट मिल रहा है अजीत पवार जी के प्रत्याशियों को? नवीन जी, मैं पहले ही बता चुका था कि सर अजीत पवार ने शरद पवार जी का जो सिंबल चुराए थे हैं, वो उसपे भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप जहां भी आप सिंबल लगाइए वहां पे विचाराधीन लिख के लगाइए। और दूसरी चीज, पवार साहब ने का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ, मतलब बाला साहब ठाकरे जी का शिंदे का इस्तेमाल कर रहा है बीजेपी, बाला साहब ठाकरे जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अगर इन्होंने इतना विकास किया है अपने नाम पे क्यों नहीं मांग रहे हैं? और अजीत पवार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, ये आज का मुद्दा नहीं है, एक करीब 2-3 दिन पहले का है नवीन जी, ये आदेश आज जारी हुआ है। बिल्कुल आदेश आज जारी हुआ है, लेकिन 2-3 दिन पहले से आप खबर की थी सोशल मीडिया पे। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर महाराष्ट्र में इन्होंने विकास किया था तो बाला साहब ठाकरे के नाम पे और शरद पवार जी के नाम पे क्यों फोटो लगा के आप वोट मांग रहे हो? और यहाँ मैं एक बताऊं कि अडानी जी ही सरकार चला रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार गिराने में अडानी जी का हाथ है। देश की सरकार को आज अडानी जी चला रहे हैं। भ्रष्टाचार सारा छिपाया जा रहा है अडानी जी के माध्यम से। जो कंपनी है वो सब अडानी के माध्यम से बनी हुई है। विदेशी फंड आ रहा है बीजेपी के अकाउंट में, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट कर लगा था। जी हेलो जी, अरे बोलिए। हाँ, तो मेरे पे और राहुल गांधी जी ने कहा बिल्कुल सही कहा है। और महाराष्ट्र की जनता इस बार ये साबित कर दिया है कि वहाँ विकास की सरकार
महायुति की सरकार यहाँ पे नहीं बनने वाली है, क्योंकि ये जो 3 लोग हैं, अडानी जी हैं, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, ये तीनों मिलकर महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा नुकसान किया है इधर 2-2.5 साल में। ठीक है सुकीर्ति जैन साहब, देखिए महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो बहुत ज़रूरी है इस बार जो है, क्योंकि हरियाणा की जो जीत थी उसको एक तरह से फैब्रिकेटेड करने की कोशिश की गई, कहा गया कि धुप्पल में जीत मिल गई है या गलत तरीके से मिल गई, बहुत सारी बातें कही गई हैं, क्योंकि कांग्रेस का थोड़ा वोट बढ़ा था, बावजूद उसके वो सरकार नहीं बना पाई और आप लोग राहत की बात थी। लेकिन महाराष्ट्र अगर जीतते हैं तो ये जो लोकसभा चुनाव का जो एक नैरेटिव पेश किया गया था कि मोदी जी कमज़ोर हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर महाराष्ट्र नहीं जीतते हैं तो ये बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अजीत पवार जी जो आपके साथ हैं वो कमज़ोर कड़ी साबित हो रहे हैं हर जगह, कहीं कोई योगी जी का विरोध कर रहे हैं उनके नारे का, कहीं वो जो है इस तरह के जो है शरद पवार जी का नाम ले रहे हैं और ऐसा भी कह रहे हैं कि वो चुनाव का पता नहीं कहाँ जाएंगे, जिसकी सरकार बन रही होगी वहीं निकल जाएंगे वो। मैं तो अभी 3 दिन पहले महाराष्ट्र में ही था जी, वहां पर जनता जो है महाअघाड़ी और महायुति के नेताओं के जो 2 अलग अलग 3 घटक हैं वो उनको एक सर्कस के जोकर की तरह देखा है। सच बात है, पब्लिक की ओपिनियन है ये। जिस तरह से केवल अस्तित्व जो है 2 दलों का ही वहां पर गंभीरता से लिया जा रहा है, वो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। और बाकी एनसीपी हो गया, शिवसेना के 2 अलग अलग गुट हो गए। जनता आज भी कंफ्यूज है कौन किसके साथ, और दोनों बाला साहब के गुण गा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, जो अभी तक सरकार चल रही थी, वो बहुमत में इसलिए आएगी कि भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार थी, इसलिए नहीं आएगी। इसलिए आएगी कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे मजबूत दल देखकर जनता वहां पर वोट करेगी। अब जब जनता ये मानसिक रूप तैयार हो चुकी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो दल हैं वो उसके साथ लाभान्वित होते रहेंगे, नवीन जी लाभान्वित होते रहेंगे, लेकिन लोगों के विजन में, लोगों के निर्णय में आज भी भारतीय जनता पार्टी है वहां पर। उसके पीछे सबसे बड़ा विजन है नरेंद्र मोदी जी का विकासशील विजन। अभी एलन मस्क की चर्चा करते, एलन मस्क बोल रहे हैं कि 40 मिनट में अमेरिका से भारत में आ सकते हैं, और कल होगा तो एलन मस्क के साथ में मोदी जी बैठेंगे। तो अब ये भाई साहब लोग बोलेंगे कि साहब उनके साथ क्यों बैठ गए आप उनको लाभ पहुंचा रहे हो। तो जो विकास के लिए जो लोग योगदान करते हैं, तो भाई नरेंद्र मोदी जी तो मिलेंगे, बैठेंगे और जो अड़चने आएंगी उसको दूर भी करेंगे, तभी ना विकास हो पाएगा। एक धारावी का जहां तक मामला, इतने साल रही कांग्रेस की सरकार, क्यों नहीं किया भैया धारावी ने? क्यों नहीं टाटा को सौंपा? क्यों नहीं बिरला को सौंपा? क्यों नहीं अंबानी को सौंपा? लेकिन यदि आज उसके विकास की बात आती है तो ये आप 100% मान के चलिए कि जो पार्टी की सरकार गांव में बैठे हुए बिना मकान वाले व्यक्ति को 3.5 लाख रुपए देकर मकान बनवाती है, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहयोग करती है, क्या वो वहां पर रहने वाले लोगों को हक छीनेगी? बिल्कुल कभी नहीं छीनेगी। ये तो फालतू के चुनाव के दौरान अफवाहें उड़ाई जाती हैं जिससे कि लोग भ्रमित हो जाएं, और शिवसेना वगैरह जो हैं, जो एनसीपी हैं, ये केवल भ्रम पैदा कर रहे हैं। लोगों का आज भी विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, और उस बहाव में जो बह जाएंगे वो लाभान्वित हो जाएंगे, जो नहीं बह पाएंगे वो रह जाएंगे। इसलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, देश विकास की ओर अग्रसर है। महाराष्ट्र भी उसमें पीछे नहीं रहेगा, महाराष्ट्र भी उसमें नंबर 1 रहेगा, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की ही बनेगी। वहां की जनता ने मन बना लिया है। ये विपक्ष जो है अब बार पैदा करता है, कहीं धारावी हो गई, कहीं हो गया, कहीं हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। महाराष्ट्र में जो कोई है लेना देना नहीं इन सब चीजों से। महाराष्ट्र में जो है बार बार एंटी गुजरात जो है सेंटिमेंट उभारा जा रहा है कि गुजरात के लोग यहाँ पर सब ले जाएंगे, छीन ले जाएंगे, वहाँ पर कब्जा कर लेंगे यहाँ के बिजनेस में, और गुजरात को जो है वो बिजनेस का कैपिटल बना देंगे। ये जो सेंटिमेंट जो है, ये जो हल्का सा नाराज होता है ना जो महाराष्ट्र का जो व्यक्ति है, उसको बड़ा असर करता है ये, क्योंकि 10% वोट होता है, 10-15% जो फ्लोटिंग होता है, जो आखिर तक तय नहीं कर पाता। बाकी अधिकांश वोटर तय करके बैठा होता है पहले से किसको वोट देना है। ये 10-15% वोटर को अपनी तरफ करने की सारी लड़ाई है जो आखिरकार चुनाव में जीत दिलाती है।
इसको प्रभावित करने के लिए बहुत सारे जो है हथियार जो फेंके गए हैं वो कहीं ना कहीं असर करते दिखाई दे रहे हैं। इसी में गुजरात लॉबी वाला भी प्रचार है। जी सुकीर्ति जैन साहब, आवाज आ रही है? हाँ। एक बार थोड़ा प्लीज रिपीट करें ना सर। मैं कह रहा हूं कि जो है बार बार ये वहां पर सभाओं में कहा जा रहा है गुजरात के लोग आएंगे, गुजरात मतलब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और उसमें अडानी जी और अंबानी जी भी आ गए, मतलब जो गुजरात से आके महाराष्ट्र में बसे वो हो गया, वहां के नेता हो गए। गुजरात से महाराष्ट्र का और दो रुतबा छीन लेंगे गुजरात, ये सेंटिमेंट उभारा जा रहा है। क्या है, आप एक बार समझिए, आप गुजरात और महाराष्ट्र कभी बंबई कभी एक हुआ करता था। हाँ, ये तो इतिहास अलग राज्य बना। अलग राज्य बनने के बाद गुजरात का जिस तेजी से विकास हुआ है, उस विकास के पीछे जो है उसका सागर की सीमा से लगा होना है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शिपमेंट का जो बड़ा एक माध्यम रहता है वो गुजरात की उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब जहां तक प्रश्न उठता है महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र के साथ में भी समुद्र की सीमाएं लगी हुई हैं, लेकिन कांग्रेस की जब तक सरकार रही है, कांग्रेस ने सत्ता का उपयोग किया है, सत्ता का उपभोग किया है और महाराष्ट्र के विकास में इतना उनका कोई विजन नहीं था। जो नरेंद्र मोदी जी का विजन है, उस विजन के अनुरूप यदि महाराष्ट्र लाभान्वित होता है तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र का भी भला होगा और देश का भी भला होगा। अब चूंकि सत्ता पाने के लिए वो इस तरह की छोटी छोटी बातें, जैसे अभी हमारे भाई साहब ने बोला कि साहब वो जो है धमकी देकर जो दूसरे का टेंडर छोड़कर जो अडानी को दे दिया। अरे कोई नगर निगम का, नगर पालिका का सड़क बनाने का या नाली बनाने का टेंडर थोड़ी है। ये उच्च स्तर के जितने भी टेंडर होते हैं, एक एक वाक्य इनका ऑन रिकॉर्ड होता है, ऑनलाइन सबमिट किया जाता है, डीपीआर रिपोर्ट सबमिट की जाती है, सब कुछ होता है। ये बड़े स्तर के जितने भी टेंडर होते हैं, कोई नगर निगम का टेंडर नहीं, कोई किसी को धमका दे। एक टेंडर दूसरे टेंडर करता वो जानता तक नहीं है, डिसीजन होता वो भी सब ऑनलाइन होता है। कभी उस प्रक्रिया में जब आएंगे हमारे माननीय उपाध्याय जी, उनको पता चलेगा कि क्या वास्तविक प्रक्रिया है। इसलिए ये तो एक बड़ा अच्छा अवसर है। इस गंगा में महाराष्ट्र के लोगों को भी हाथ धो लेने चाहिए, विकास की उस जो जहाज है उसमें सवार हो जाएं। आज गुजरात यदि विकसित है, आज यदि मान लो दूसरे राज्य जो विकसित होते चले जा रहे हैं निरंतर, तो उसमें महाराष्ट्र को भी अपना योगदान देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की वहां की जनता मन बना के बैठी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कोई गठबंधन नहीं भी होता तो जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देने तैयार बैठी। इतना विश्वास है वहां की जनता का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अब ये सब दूसरे एनसीपी वाले ये वो सब उसमें लाभान्वित हो जाते हैं, इनका अपना अवसरवादिता है। बाकी वहां जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा भरोसा कर रही है। उपाध्याय जी बार बार जो है बीजेपी कह रही है, बार बार कह रहे हैं कि बाला साहब जी को हिंदू हृदय सम्राट, ये कह के राहुल गांधी जी कब जो है सम्मानित करेंगे, कब कहेंगे? हालांकि राहुल गांधी जी सम्मान कर दिया, श्रद्धांजलि दे दी है, लेकिन हिंदू हृदय सम्राट कहने से बच रहे हैं। ऐसा है नवीन जी, हम किसी को किसी धर्म का सम्राट कहने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के गौरव थे, शिवाजी के पद चिन्हों पर चलने वाले थे, ठीक है। और उद्धव जी उन्हीं के लड़के हैं। उद्धव जी को जिस तरह से मुस्लिम समाज का भी समर्थन मिल रहा है, इससे निश्चित रूप से तय हो। और बाला साहब ठाकरे क्या बहुत मुस्लिम या मुसलमान समाज के हीरो हों या फिल्म कलाकार हो, आदि लोग जाते थे और उनको आदर्श अपना मानते थे और वो आशीर्वाद भी देते थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल जी से हम लोग का गठबंधन तीनों है। बाला साहब ठाकरे हमारे जो है उद्धव जी के पिता जो है, महाराष्ट्र के गौरव रहे, महाराष्ट्र के उत्थान के लिए वो लड़ाई लड़ते रहे हैं। ठीक है, कुछ मामले पे हमारी विचारधारा नहीं रही होगी, एक तो वो बात अलग है। तो हमारे भाई ये कह रहे थे स्मृति जी कि ये प्रधानमंत्री जी जिस तरह से, अब बताइए फ्रांस के राष्ट्रपति ने किस तरह से कहा था कि राफेल के विमान का जो बनाने का ठेका दे दिया जाए जिसके पास कोई अनुभव भी नहीं था। किस तरह से अफ्रीका में जाकर उसका के क्षेत्र में इनको प्रोजेक्ट दिलाने का प्रधानमंत्री काम किए। प्रधानमंत्री जी एक उद्योगपति को लेकर विदेशों में जाते हैं और वहां की सरकार से कहते हैं आप इनको प्रोजेक्ट दीजिए। पहले की सरकारें इस तरह से नहीं किया जाती थी।
इससे हमारा और दूसरे उद्योग धंधे के मालिक है वो हतोत्साहित होते हैं। वो सोचते हैं सरकार तो भैया इन्हीं को संरक्षण दे रही है, अब हमारा अगर हम ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो हम पर ईडी सीबीआई का छापा मरवा कर हमको दबा दिया जाएगा, तो वो उनका स्वाभाविक विकास वो अपना नहीं कर पाती, उससे देश का नुकसान होता है। तीसरी बात जो ये कह रहे हैं गुजरात के विकास की, आज महाराष्ट्र के लोग 20 तारीख को गुजराती ठगों से अपने को पिंड छुड़ाने का काम करेंगे और महाराष्ट्र का विकास जैसे कांग्रेस की सरकार में हुआ करती थी, वहां की अर्थव्यवस्था जिस तरह से तेजी से दौड़ती थी, और उसी तरह से महाविकास अघाड़ी की सरकार में इस बार 20 तारीख को वहां की जनता दौड़ाने का काम करेगी। सरकार बीएमसी का चुनाव नहीं करा पाई, विकास के लिए वो महाराष्ट्र के विकास की बात करती है। बताइए कितने साल से बीएमसी का चुनाव कर रहे हैं, कि हम बीएमसी में चुनाव आ जाएंगे। ये महाराष्ट्र से चिढ़ते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, अडानी जी का तो सपना था कि मुंबई पर हम जो साम्राज्य स्थापित करें, और इसी सब से ये सब लोग मिलकर साठगांठ करके महाराष्ट्र को खोखला करने का काम किया। आप बताइए, जब देवेंद्र फडणवीस जी को उप मुख्यमंत्री ही बनाना था, तो जब सरकार इनकी चुनाव में जीती थी तो शिवसेना को मुख्यमंत्री दे दिए होते, ये उप मुख्यमंत्री बन गए होते। जब अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनना था तो क्या वहां पर गए? इसलिए गए कि शिंदे भी एक रबर मुस्काम बनकर केंद्र में अडानी के प्रतिनिधि, महाराष्ट्र में अडानी जी के प्रतिनिधि बनकर बैठेंगे। जो देवेंद्र फडणवीस जी है वो अडानी और इनके नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री अमित शाह जी के वहां पर प्रतिनिधि थे, अडानी के प्रतिनिधि वहां पर थे, और एक नाथ शिंदे से सब महाराष्ट्र को बेचने का काम कर रहे थे। वहां से सभी प्रोजेक्ट धनाधन गुजरात ले जाओ, धनाधन गुजरात ले जाओ, और वहां के बेरोजगारों के साथ जो है ठगने का काम कर रहे थे, वहां पर किसानों, महिलाओं। आप बताइए, ये जो है 1000 रुपया दे रहे हैं माँ लाडली बहना के नाम पर, साल में 90,000 रुपया इन्होंने चूड़ा लगाया है। गैस का दाम, पेट्रोल का दाम, महंगाई, आप बताइए कितनी ज्यादा महंगाई है। पूरी जनता महाराष्ट्र का, पूरे देश की जनता परेशान है। अरे 500 रुपया, 1000 रुपया देकर और 12,000 रुपया दिया साल में, और 80,000 रुपया तो ले लिया, वो 80,000 रुपया कौन देगा महाराष्ट्र की जनता को? ये सब वहां की जनता जान रही है कि चुनाव नजदीक आया तो हरियाणा के साथ चुनाव नहीं कराया, 2-3 महीने के किस्त दे दिए, जिससे जनता जो विधायक को खरीदने का काम किया, वहां का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के लोग भूमि के है लोग, वो भूमि के वो बिकने वाले नहीं है, उनको सबक सिखाएंगे और 20 तारीख को महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने का काम करेंगे, और महाराष्ट्र को फिर जो है विकास की पटरी को दौड़ाएंगे, जो कि गुजरात जो है उनके मुखापेक्षी बना हुआ है। गुजरात के मुखापेक्षी बनने का काम महाराष्ट्र की सरकार उससे निकाल दिलाने का काम करेगी वहां। ठीक है, विकास करेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे सीएम कौन बनेगा, ये बात बताएंगे। शुक्ला जी, उद्धव ठाकरे जी को सीएम बनाएंगे? ये तो कहते हैं चुनाव के बाद सीएम का निर्णय होगा, ये खुद कहते हैं। हम लोगों को सीएम का चिंता नहीं है, हम लोगों को बीजेपी और जो महायुति गठबंधन को हराना है, महायुति की सरकार को बाहर करना है, जो महायुति सरकार है। देखिए वहां तो साफ कर दिया, एकनाथ जी ने, सिंधे जी ने कह दिया कि मैं सीएम का दावेदार नहीं हूँ, फडणवीस जी ने कह दिया मैं भी नहीं हूँ। कहाँ कौन कह रहा है दावेदार है? उद्धव ठाकरे जी नहीं कहे कि यहाँ मुख्यमंत्री मामला नहीं है, यहाँ हमको जीतना है चुनाव। यहाँ पर तो जनता किसके नाम पे वोट दे? जनता को समझ में नहीं आ रहा वो किसका चेहरा सामने रख के वोट दे। नवीन जी, महाविकास अघाड़ी को वोट करेगी जनता। किसको? उद्धव ठाकरे जी को सीएम बनाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी के नाम पर बहुत चेहरा है वहाँ पर। तो उद्धव ठाकरे जी अब सीटें ज्यादा लाएंगे तभी तो बन पाएंगे, सीटें पे कांग्रेस ज्यादा लड़ रही है। अरे भाई, वो ऐसा कोई मामला नहीं है। ये कहाँ पर सीटें ज्यादा है? इनकी सीट तो ज्यादा थी, वहाँ पर इतना सिंधु को सरकार इन्होंने मुख्यमंत्री बनवा दिया। ये सब तो मार्च की बात है, ये सब कोई मामला नहीं रहता है। वो देखा जाएगा, तीनों पार्टी के नेता सिर्फ इसको तय करेंगे और महाराष्ट्र के हित में जो होगा वही फैसला होगा। शुक्ला जी, अगर उद्धव जी को सीएम नहीं बनाया तो फिर इस बार गुस्सा हो जाएंगे, वो फिर बीजेपी के साथ आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। उद्धव साहब ने जो काम किया है उसे देखते हुए महाराष्ट्र
कि जनता उद्धव जी के साथ खड़ी है। और रही बात, आपको एक चीज में बता दूं बीजेपी के प्रवक्ता को, अगर इतना ही विकास किए थे तो कि जनता उनको 240 में लाके रोक दिया, पूर्ण रूप से सरकार नहीं बनने दिया। लास्ट में उसको एनडीए का मतलब जो घटक दल है उनका समर्थन लेने पड़ा, नीतीश कुमार को मनाना पड़ा, चंद्रबाबू नायडू को मनाना पड़ा। और महाराष्ट्र के बारे में वो इतना अच्छा सोच रहे हैं कि सारा उद्योग गुजरात चला जा रहा है। और महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर इस समय क्या दशा है, किसी से छिपी नहीं है। ये बिहार के हालात के हिसाब से महाराष्ट्र इस समय चल रहा है। इसलिए बीजेपी के प्रवक्ता को जरा बयान देते वक्त ये सोचना चाहिए कि बीजेपी इस समय काम नहीं कर रही है, सिर्फ भ्रष्टाचार छिपा रही है अपनी, वो भी अडानी जी के आड़ में। अडानी जी को आगे करके देश में जो भ्रष्टाचार कर रही है बीजेपी, वो बहुत गलत है। और इसलिए महाराष्ट्र की जनता इस बार पूर्ण रूप से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने जा रही है। ठीक है डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, सबकी बातें आपने सुनी है। महाराष्ट्र की लड़ाई जो है वो है तो बहुत दिलचस्प, क्योंकि बहुत सारे पॉकेट्स हैं, मराठवाड़ा, विदर्भ, अलग अलग इलाकों के अलग अलग छत्रप हैं, अलग नेता हैं जहाँ जिनका जोर चलता है, जिनके प्रति लोगों में सहानुभूति है। कहीं अजीत पवार आगे होते हैं तो कहीं शरद पवार आगे होते हैं, कहीं फडणवीस साहब आगे होते हैं, तो कहीं पर जो है उद्धव ठाकरे का बहुत बोलबाला है, तो शिंदे जी का भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर वो माने जाते हैं। तो ऐसे में जो नतीजे आएंगे, जैसा कि लग रहा है, ऐसा तो नहीं तो खिचड़ी आएंगे, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। ऐसी पोजीशन में क्या देखते हैं आप? कोई इधर आएगा, कोई उधर जाएगा। अजीत पवार जी को तो सब जानते हैं कि जहां सरकार होगी वहीं जाएंगे वो। उद्धव ठाकरे जी भी क्योंकि सीएम बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी नवीन जी, देखिए आपने बिल्कुल ठीक तस्वीर खींची। महाराष्ट्र में इस बार के चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और किसी को भी, चाहे मीडिया के भी तमाम सर्वेज जो होते हैं, एग्जिट पोल होते हैं, प्री पोल सर्वे होते हैं, तो जो प्री पोल सर्वेज हुए हैं कहीं भी बहुत साफ तस्वीर उभर के नहीं आई। लेकिन इसके बावजूद मैं 2-3 बातें आपको महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं। आपने देखा हरियाणा में जितने भी प्री पोल सर्वे और एग्जिट पोल हुए थे उनमें क्या आया था और रिजल्ट क्या आया। आपने देखा कि चुनाव की जो मतगणना हो रही थी उसके बीच में ही 2 घंटे बाद किस तरह से कांग्रेस दफ्तर में लोग जलेबी खा रहे थे, लेकिन अंततः क्या हुआ। इसलिए किसी भी चीज की हम लोग अभी कोई कल्पना करें, इससे कोई चीज तय नहीं हो सकती है। मेरा ये मानना है कि शायद दोनों गठबंधनों के बीच में, जो दोनों महागठबंधन हैं, जनता एक स्पष्ट जनादेश जरूर देगी। जो माहौल चुनाव में नारों प्रतिनारों से होती हैं, उन माहौल के विपरीत जनता के मन में, जैसा आपने कहा कि चीजें तय हैं कि कौन महाराष्ट्र के हित में काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो उसके अनुकूल और देश की नीतियों और राज्य के हित में क्या है ये देखते हुए वोट देंगे। इसके साथ मैं 2-3 बातें और रखना चाहता हूं नवीन जी। आपके यहाँ चर्चा में कुछ लोगों ने कहा गुजरात के ठगों ने। मैं ये मानता हूं कि चुनाव आते हैं जाते हैं, राज्यों में राज्यों की जनता के प्रति गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र, बिहार वर्सेस महाराष्ट्र, उत्तर भारत वर्सेस दक्षिण भारत, इस ढंग की भावनाओं को कभी भी नहीं भड़काना चाहिए। जब गुजरात के चुनाव होंगे तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल वहां जाके क्या कहेंगे अगर उनके ये बयान वहां दिखाए जाएंगे कि यहाँ गुजरात के ठगों की बात हो रही थी। और दूसरा, जब आप बाला साहब ठाकरे की बात कर रहे थे, जो महापुरुष होते हैं नवीन जी, उनके नाम और उनकी कीर्ति समाज के सभी लोगों के लिए होते हैं। उनके नाम, यश और कीर्ति उनके परिजनों के लिए नहीं होते हैं। आपने देखा भगत सिंह का नाम लेते हुए अरविंद केजरीवाल जी जेल चले गए। भगत सिंह का नाम लेते हुए अरविंद केजरीवाल जी जेल चले गए। महात्मा गांधी के जो पुत्र थे, क्या महात्मा गांधी की विरासत उनके पुत्रों की जाएगी? उनके एक पुत्र तो शराबी थे, लेकिन महात्मा गांधी की विरासत पे गौरव पूरा देश करता है और करेगा हमेशा। इसी प्रकार बाला साहब ठाकरे ने एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था कि वो दिन हम अपनी पार्टी का दरवाजा बंद कर देंगे जिस दिन हमें कांग्रेस के पास जाना होगा। लेकिन आज उनके ही पुत्र जो कहते हैं कि उनकी विरासत का हक मेरा है, वो कांग्रेस के साथ न सिर्फ सरकार चला रहे हैं, बल्कि आप देखें उलेमाओं के दिए गए बयान और फतवे के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं।
तो दिन इस तरह बदलते हैं। और मैं शिवसेना के कुछ नेताओं से बात कर रहा था, बुरा नहीं मानेंगे, उन्होंने कहा कि जब बाला साहब ने कहा तो अपने समय में उन्होंने ये बात कही, वक्त बदला और बातें बदल जाती हैं। शायद बाला साहब भी होते तो अपनी बात बदल देते। अगर वक्त के साथ अगर सिद्धांत बदल जाते हैं इस तरह से, तो मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में इससे ज्यादा सिद्धांतों का क्षरण नहीं हो सकता है। और एक आखिरी बात है, जो तमाम आपके यहाँ लोग कह रहे थे पैनलिस्ट, कि अडानी को ले जाते हैं, अंबानी को ले जाते हैं प्रधानमंत्री, विदेशों में उनको सौदे दिलवाते हैं। आपने कभी देखा नहीं लगता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी भी देश पे जाते हैं तो बोइंग कोई वहां का नेशनल कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। बोइंग के लिए, यूनियन कार्बाइड के लिए वो धंधे की बात अपनी डायलॉग्स में, टॉप लेवल डायलॉग्स में दुनिया के देशों से करते हैं। उनको अपने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट दिलवाते हैं जिससे अपने यहाँ रोजगार आए। तो अगर अपने देश के बिजनेसमैन के लिए देश का प्रधानमंत्री कहीं बाहर बात करता है और निष्पक्ष रूप से बात करता है, सभी के लिए, सभी के हक की बात करता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, शुक्ला जी जवाब देंगे इसका जो है। साथ में ये बता देंगे, सज्जाद नोमानी जी मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि देखिए कांग्रेस को और महाविकास आघाड़ी को वोट देना है, तो ये अगर ये वोट जिहाद है क्या, बीजेपी कह रही है? इसमें गलत क्या है नवीन जी? अगर कोई बोल रहा है महाविकास आघाड़ी को वोट करने के लिए, इसमें गलत क्या है? और अडानी जी के लेके हमें विरोध यही है ना, उनका टेंडर ना साफ सुथरा ढंग से नहीं हो रहा है। क्योंकि उनसे जब पूछा गया कि आपके मतलब ये कंपनी का नाम बताइए, तो क्यों नहीं बता रहे हैं? और अडानी जी के ऊपर एक बार आरोप नहीं लगा है। अभी देखिए जो उनका शेयर मार्केट में जो गिरा था, उसमें भी उन्होंने जवाब नहीं दिया था। कई कंपनी उनकी है, सेल कंपनियां, जो कि चुनावी बॉन्ड देती है बीजेपी को, और बीजेपी को इनडायरेक्ट डायरेक्ट कैसे भी करके फायदा पहुंचा रही है। इसलिए मेरा ये कहना है, अडानी जी का विरोध है। वो उद्योगपति है, देश के उद्योगपति और उद्योग करना चाहिए, लेकिन वो पारदर्शिता के साथ करें उद्योग, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, उपाध्याय जी आप भी जवाब दे दीजिए, 2 मिनट बचे हैं। नवीन जी, जैसा कि हमारे भाई कह रहे थे, देखिए गुजरात भी हमारे देश का हिस्सा है, वहीं से सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी भी निकले हैं, वहीं से आज के लोग भी निकले हैं जो नफरत की राजनीति करते हैं। तो कोई देश अच्छा नहीं होता है। जब कोई मामला होता है तो एक मुहावरा हो जाता है, जैसे कि यूपी बिहार के लोग आए हैं, तो क्या हम यूपी बिहार का अपमान तो करते इस तरह से नहीं, लेकिन हम गुजरात के सभी लोग ठग थोड़ी है। अब वो सभी का काम कर रहा है, जो महाराष्ट्र से जो प्रोजेक्ट ले आकर अपना वहां से छीन रहा है, तो ठग नहीं कहेंगे। महाराष्ट्र के हिस्से का जबरदस्ती, देखिए समानता के स्तर पर अगर प्रतिस्पर्धा हो तो उसमें ठगी का काम नहीं होता है। जब आप किसी को जमा कर ऐसा विचार स्थापित करके आप कोई चीज छीन लेंगे तो ठग ही काम ये काम करता है। इसमें ये हमको न कहिए। गुजरात हमारा गौरव है, गुजरात से गांधी जी निकले, गुजरात से सरदार पटेल निकले, ऐसी बात नहीं है। और रह गई आप जो अमेरिका की बात कह रहे हैं, अडानी जी का जो है विमान बनाने का वो कितना रहा है कि उनको दे दिया गया राफेल का? आप बताइए। जो उद्योगपति वो लेकर जाते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति वही व्यक्ति को लेकर जाते हैं। इन्होंने कौन सा ऐसा उद्योग अपनाया था 2000 से पहले कंपनी, जिसमें बताइए हजारों कर्मचारी थे जो काम कर रहे थे, और 5 साल 10 साल में कितनी जल्दी इनकी बढ़ गई। कोरोना में सबका धन घट रहा था, इनका बढ़ रहा था। तो क्या ये ठग का ही धन बढ़ता है बैठकर? जो ठगी का कार्य करता है भैया, उसी का बैठे बैठे धन बढ़ता है। कोरोना में सर बैठे हुए थे, ठीक है, की संपत्ति दुगनी चौगुनी हो रही थी। ठीक है, आपकी बात आ गई है। तो जिस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव है, वादों की बौछार है और नए नए नैरेटिव पेश किए जा रहे हैं, जनता बहुत जल्दी फैसला देने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।